दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हम लोग मिले हैं। जैसे कि हमारा लास्ट वीडियो था। लास्ट वीडियो वाज ऑन प्लांटेशन अंडर नरेगा एंड बिफोर दैट द वीडियो वाज धन वापसी पासबुक पार्ट 2, जिसको कि हमने लास्ट संडे पार्ट 1 लिया था और इस बार पार्ट 2 को समाप्त किया है। धन वापसी पासबुक ड्राफ्ट के बाद में अभी हम अगले कानून के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है एम्प्टी लैंड टैक्स। बहुत ही साधारण कानून है एम्प्टी लैंड टैक्स। जैसा आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि जो लोगों के पास में अकार्यशील ज़मीन है, मतलब ज़्यादा ज़मीन है एक्स्ट्रा जो काम नहीं आ रही है, उस पर टैक्स लगाया जाए। अब आप कहेंगे कि खाली ज़मीन पर टैक्स क्यों लगाया जाए? देखिए, उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके पास में जो रिहायशी प्लॉट जिनको आप बोलते हैं वो कई हैं। एक पर उन्होंने अपना घर बना लिया, एक और ले लिया, फिर एक और ले लिया और फिर एक और ले लिया। अब वो लिया क्योंकि उनके पास में धनराशि थी, उन्होंने संपत्ति बना ली। ठीक है, जब भी उसका अच्छा मूल्य मिलेगा इन फ्यूचर तो वो उसको बेचकर और अधिक पैसा बनाएंगे। लेकिन इससे हुआ क्या? बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इससे हुआ क्या ये समझने का प्रयास कीजिए आप कि जिस व्यक्ति को एक्चुअली भूमि की आवश्यकता थी घर बनाने के लिए, वो नहीं खरीद पाया क्योंकि वह उसकी वो कीमत नहीं चुका पाया जो किसी और ने चुका दी। क्योंकि उनके पास पैसा था, इसके पास कुछ कम था, तो ये नहीं दे पाया और उन्होंने लेकर संपत्ति बना ली और वो लैंड खाली पड़ी हुई है, किसी यूज़ नहीं आ रही है। तो ऐसी लैंड पर टैक्सेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी एक विषय है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इस कानून को ड्राफ्ट कर दिया है और इसका नाम भी रख दिया है एम्प्टी लैंड टैक्स, तो इसके बारे में मैं बात करूँगा। बहुत ही साधारण कानून है और बहुत ही लॉजिकल कानून है। अभी आपको जैसे कि मैं आगे बढ़ूँगा तो पता चलेगा कि ये कितना ज़रूरी है और कितना सरल है। पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि रिक्त भूमि कर यानी कि जीएसटी को रद्द करके अकार्यशील भूमि को कर योग्य बनाने का कानून। आपने शब्द सुन लिया होगा, जीएसटी को रद्द कर। जी हाँ, यह कानून जीएसटी को एग्जेम्प्ट करता है। इफ़ दिस लॉ इज़ अमेंड, मतलब यह अगर कानून लागू होता है तो जीएसटी कानून स्वतः ही रद्द हो जाएगा। यह कानून अकार्यशील और अनुपयोगी ज़मीन को कर योग्य बनाता है। इस कानून के गजट में छपने के बाद जीएसटी रद्द हो जाएगा। इसकी जगह रिक्त भूमि कर लागू हो जा। रिक्त भूमि कर की दर सालाना 1% होगी। इस कानून को प्रधानमंत्री, ध्यान से सुनिएगा, इस कानून को प्रधानमंत्री धन विधेयक के रूप में लोकसभा में पास करा सकते हैं और राज्यसभा में अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। रिक्त भूमि कर के आने के बाद आम नागरिकों को क्या लाभ होगा, ये एक बहुत 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 सुंदर चीज़ है। देखिए, जीएसटी से जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो छोटे और मझोले व्यापारियों को या इंडस्ट्रियलिस्ट को हुआ है। तो इस कानून के प्रभाव में आने के बाद में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो छोटे और मझोले व्यापारियों को ही होगा। यह कर प्रणाली कैसे छोटे और मझोले कारोबारियों को अपना व्यापार करने में सहायक होगी, इसके लिए एक विवरण पुस्तिका भी बनाई गई है। आप उसका अध्ययन करें। ये कानून मैं शुरू करूँगा उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपको इस कानून में लगता है कि ये लागू होना चाहिए या ये बेनिफिशियल है,
तो आप भी, जैसा कि हम लोग करते हैं, हर महीने की 5 तारीख को नागरिक कर्तव्य के अंतर्गत जो भी कानून या जो भी आपकी मांग है उसको एक पोस्ट कार्ड पर लिखकर संबंधित सीएम या पीएम को पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने का एक अलग रीज़न है, अलग लॉजिक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट इफ़ यू आर एग्रीड कि आप ये कानून लागू होना चाहिए, तो आप भी पोस्ट कार्ड के थ्रू सीएम पीएम को ये आदेश दे सकते हैं। यू आर नॉट रिक्वेस्टिंग, आप आदेश दे सकते हैं कि ये कानून को आप लागू करवाइए, बिकॉज यू आर द सुपीरियर पावर इन द होल सिस्टम। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि समय की कमी है। इस कानून के मैं सार के बारे में बात करूँ कि ये ड्राफ्टेड है, पूरा एक अच्छा वेल ड्राफ्टेड कानून है। इसको मैं लिंक शेयर करूँगा, उसमें आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि ये किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार की इसकी प्रणाली रहेगी, और ये इसका वर्गीकरण वगैरह जो भी आपका है वो सब इसमें रहेगा, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये कानून जीएसटी की जगह ले लेगा। यदि आप इस कर के दायरे में आते हैं, बहुत ही मतलब आपको समझने योग्य विषय है कि अगर आप इस कर के दायरे में आते हैं तो आपको साल में एक बार रिक्त भूमि कर चुकाना होगा, साल में एक बार। और इसकी जो दर है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, दिस इज़ 1% ईयरली। यह कानून भूमि पर कर नहीं लगाता, समझिएगा इस बात को कि यह कानून भूमि पर कर नहीं लगाता, बल्कि अनुपयोगी और अकार्यशील पड़ी भूमि को कर के दायरे में लाता है। माने अगर आपके पास में घर है जिसमें आप रहते हैं, या आपके पास प्लॉट है जो इसमें आप निर्माण करा कर रहना चाह रहे हैं या रह रहे हैं, तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, वो मतलब वो एग्जेम्प्टेड है। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि वो जो इसके ड्राफ्ट में लिखा हुआ है कि किस किस लेवल तक, कैसे 500 वर्ग फुट या 1000 वर्ग फुट किस किस व्यक्तियों को क्या क्या कर के दायरे में रहेगा, मतलब इसके जो क्राइटेरिया वो डिफाइंड है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास या आपके परिवार के पास में अतिरिक्त भूमि नहीं है तो यह आपको कर नहीं चुकाना पड़ेगा। रिक्त भूमि कर से सरकार को इतना राजस्व आएगा कि जीएसटी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये हम लोग जो ड्राफ्ट प्रस्तावित करते हैं कि तरुण, दीज आर नॉट प्रैक्टिकल, मतलब आप जो बात कर रहे हैं दीज आर ऑन लैंड, मतलब दीज आर नॉट फुली प्रैक्टिकल। तो मैंने ये कहा कि भाई कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल होने के लिए आपको उसको लागू करवाना ज़रूरी है। तो अगर आप लागू ही नहीं करवाएंगे तो वो प्रैक्टिकल कैसे हो पाएगी। मतलब आप सपोज़ कीजिए कि आपको कोई काम करना है तो आपको उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा क्या, आप उसको विशेषज्ञों से अध्ययन करवाइए, और अगर उसमें कोई कमी है तो उसको निकलवाइए। और कानून तो देखिए, आज तक आपने जितने भी कानून संसद ने पास किए हैं उनका कौन सा प्रैक्टिकल किया गया, एक भी कानून का आप नाम बता दीजिए कि इसको लागू करने से पहले उसका प्रैक्टिकल किया गया हो। सिर्फ उसके ऊपर बहस होती है, उसका ड्राफ्टिंग होती है, उसका आप कॉन्स एंड प्रोस को डिस्कस किया जाता है और उसको लागू कर दिया जाता है संसद में पास कर। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम जो ये कानून प्रस्तावित कर रहे हैं इनको लागू करवाइए, इनके कॉन्स एंड प्रोस को देखिए। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है, आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस कानून के आने के बाद में बहुत ही मतलब आप इन पॉइंट्स को सुनिएगा, मतलब ये इतने रोचक हैं और इतने व्यवस्थित हैं कि आपको लगेगा कि ये कानून कितना ज़रूरी है। इस कानून के आने के बाद माल बनाने, माल खरीदने, माल बेचने, स्टॉक रखने और ट्रांसपोर्ट करने पर न तो कोई टैक्स चुकाना होगा और न ही कारोबारी को इसका हिसाब सरकार को देना होगा। छोटे और मझोले व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या है जो इस कानून से सॉल्व हो रही है। आपको माल बनाने पर, माल बेचने पर, माल का ट्रांसपोर्टेशन करने पर, स्टॉक रखने पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। इट विल टोटली रिप्लेसिंग जीएसटी। द एम्प्टी लैंड टैक्स इज टोटली रिप्लेसिंग द जीएसटी। आगे बढ़ते हैं। करदाता साल में एक बार सिर्फ रिक्त भूमि का रिटर्न भरेगा। यदि वह आयकर के दायरे में आता है तो आयकर रिटर्न उसे अलग से भरना होगा। दो चीज़ें होंगी, एम्प्टी लैंड टैक्स एंड इनकम टैक्स। यानी कि अगर आपके पास में कोई अतिरिक्त भूमि है जिस पर कर बनता है तो आपको उसको कर भरना पड़ेगा, और अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये तो वही बात होगी जो अभी चल रहा है, तो इसको समझिए आगे।
तो आयकर रिटर्न उसे अलग से भरना पड़ेगा और चुकाए गए आयकर को, समझिएगा, चुकाए गए आयकर को रिक्त भूमि कर में से घटा दिया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो एज हेल्पफुल कि आपको दोहरा टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपने आयकर भरा उसको आप एम्प्टी लैंड टैक्स में से रिबेट ले सकते हैं। ये इसकी एक सबसे अच्छी बात है। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसको समझिएगा कि प्रति व्यक्ति 500 वर्ग फुट आवासीय भूमि, 1000 वर्ग फुट निर्माण एवं 2 एकड़ कृषि भूमि मुक्त होंगी, एम्प्टी लैंड टैक्स से मुक्त होंगी। यानी कि 500 वर्ग फुट अगर आपके पास में आवासीय भूमि है, 1000 वर्ग फुट का अगर निर्माण है, या फिर 2 एकड़ कृषि भूमि आपके पास में है, तो दीज आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द एम्प्टी लैंड टैक्स। यदि किसी व्यक्ति के पास इस सीमा से अधिक भूमि है तो फिर वह भूमि कर योग्य होगी। यदि यह भूमि किसी काम नहीं आ रही है, मतलब न तो भूस्वामी इसे किराए पर दिया जा रहा है, न ही इस भूमि का स्वयं इस्तेमाल कर पा रहा है जो लैंड ओनर है, तो यह अकार्यशील भूमि कर योग्य हो जाएगी। यदि इस भूमि का इस्तेमाल आ रहा है तो कम टैक्स चुकाना होगा और इसे नागरिक पर अतिरिक्त रिक्त भूमि का कर नहीं आएगा। जिनके पास जो भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उतना ही कर देना पड़ेगा। यदि अमुक धारा 4 में दिए गए 10 महानगर जो हमने प्रस्तावित किए गए हैं, तो उसमें उसको उसके क्राइटेरिया के हिसाब से छूट दी जाएगी। सपोज़ कीजिए, मान लीजिए हम जैसे अभी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर लैंड ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में लैंड ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में लैंड ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसी को महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, महाराष्ट्र के कंटेस्ट में देखते हैं, तो वहाँ पर जो भूमि है वो महानगरों में कम है। तो वहाँ पर जहाँ आप 500 वर्ग फुट का एक लैंड का प्लॉट देख रहे हैं, उसको एग्जाम कर रहे हैं पूरे देश में, तो महानगरों में या जहाँ पर भूमि की कमी है वहाँ पर इसका क्राइटेरिया बदल दिया गया है। ठीक है। अब इसमें जो एग्जेम्पशन है, जैसे कि इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है, तो इसमें जो एग्जेम्पशन मिलेगा किनको मिलेगा वो आप सुनिए। 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सामान्यतः छूट डबल होगी, 2% नहीं, डबल होगी, 2 गुनी होगी। और 80 वर्ष से अधिक के उम्र के नागरिकों के लिए छूट 4 गुनी होगी। यानी कि जो 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है उसको दुगनी छूट मिलेगी, और 80 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है तो उसको चौगुनी छूट मिलेगी। विधवाओं को भी सामान्य छूट में 2 गुना छूट मिलेगी। यानी कि ये 3 क्राइटेरियाज रखे गए हैं: 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और विधवाओं को ये छूट दी जाएगी। इसी प्रकार के सभी प्रकार के जो ट्रस्ट हैं, जो सोसाइटियां हैं, समितियां हैं, NGOs हैं, न्यास हैं, जो क्लब हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, धर्मार्थ जो संगठन हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, या जो भी धार्मिक स्थल हैं, सभी इकाइयाँ रिक्त भूमि कर के दायरे में होंगी। इसमें किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। अगर छूट रही हों तो जो भी महानुभाव वीडियो देख रहे हैं, जो ड्राफ्ट पढ़ेंगे, वो इसमें जोड़ने का काम कर सकते हैं, सुधार का काम कर सकते हैं, क्योंकि कानून हमारे लिए हैं और हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं। तो आपके जितने भी NGOs हैं, ट्रस्ट हैं, धार्मिक संगठन हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, जो भी आपके और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी इस कर के दायरे में होंगे। यदि इनके पास अकार्यशील भूमि है, कर में आने का मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स देना ही है। अगर आपके पास में अकार्यशील भूमि है और इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है तो ये कर योग्य होंगी। किंतु यदि कोई ट्रस्ट आदि चाहे तो जिन सदस्यों को वो सेवाएं देता है, यदि प्रति सदस्य 500 रुपये सालाना की छूट प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है। यानी कि ट्रस्ट में भी आप छूट के लिए एलिजिबल होंगे। प्रत्येक नागरिक ऐसे 5 संगठनों को 500 रुपये की छूट दे सकता है। माने आप किसी ट्रस्ट के सदस्य हैं, आप उसमें जो अकार्यशील भूमि है वहाँ पर आप छूट देना चाहते हैं, तो एक आप ट्रस्ट को या एक संगठन को आप 500 रुपये की छूट अपनी तरफ से दे सकते हैं। इस तरह जो संगठन वास्तविक अर्थों में सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें सेवाग्राही सदस्य अपने हिस्से की छूट दे देंगे।
और उन पर प्रभावी कर कम हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत में आपको एनजीओ की संख्या से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि भारत में लगभग 33 लाख एनजीओ हैं। 33 lakhs NGOs आर करंटली वर्किंग इन इंडिया। इसमें से ज़्यादातर जो संगठन हैं वो सरकारी अनुदान से भूमि लेते हैं और इसे अकार्यशील बना देते हैं। अगर आप मतलब ये एक देखने में भी आया है कि कई सारे संगठन ऐसे हैं जो NGOs होते हैं वो क्या करते हैं कि भूमि सरकार से ले लेते हैं, क्योंकि NGOs को भूमि सरकार जो देती है वो बहुत ही कम दामों पर या एक नाम मात्र के प्राइस पर उनको अलॉट होती है, कई बार तो फ्री भी अलॉट होती है। अब वो भूमि उनको अलॉट हो गई तो NGOs कई बार उस सारी भूमि का उपयोग नहीं करते हैं। अगर NGOs उस भूमि को अपने पास रखना चाहते हैं तो दे हैव टू पे द एम्प्टी लैंड टैक्स, और अगर वो उसको उपयोग में ले रहे हैं तो उनके ऊपर कोई टैक्स बनता ही नहीं है, तो वो टैक्स नहीं चुकाएंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं। इस कानून की केंद्रीय संरचना, जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है इस कानून का, वो इस प्रकार है कि जिस जमीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है उस पर कर लिया जाए। मने एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में 1000 बीघा ज़मीन है, तो 500 बीघा का अगर वो उपयोग कर रहा है तो 500 बीघा का उसको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। सपोज टू वो क्राइटेरियाज में है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बची हुई 500 बीघा आपके पास जो ज़मीन है उस पर आपको कर देना ही होगा। वही इस पॉइंट में है कि यह कानून की जो केंद्रीय संरचना है इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो ज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही है उस पर कर लिया जाएगा। जब भूस्वामियों को अकार्यशील भूमि पर टैक्स देना पड़ेगा। देखिएगा ये मतलब इम्पोज नहीं किया जा रहा है, मतलब ये सुधार है। मतलब इसको आप एक सुधारात्मक रवैये के रूप में देखेंगे तो ज़्यादा समझने की आपको समझ में आएगा कि भूस्वामित्व को अकार्यशील भूमि पर जब टैक्स देना पड़ेगा तो वो क्या करेंगे, वो इस भूमि का उपयोग शुरू कर देंगे। कितनी अच्छी बात है। कई इंडस्ट्रियलिस्ट या कई स्वयंसेवी संस्थान या कई धर्मार्थ संस्थान ऐसे हैं जिनके पास में भूमि तो है लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं। अब वो उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसके उपयोग नहीं होने से उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। बट इफ़ दे हैव टू पे टैक्स ऑन द एम्प्टी लैंड, जो अकार्यशील भूमि है, अगर उनको उस पर टैक्स देना पड़ेगा तो दे डेफिनेटली विल स्टार्ट टू यूजिंग द लैंड। यानी कि जो अकार्यशील भूमि है वो कार्यशील भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि उस पर कोई ना कोई उद्यम चलेगा, वो किसी न किसी काम आएगी, तो वो भूमि अकार्यशील भूमि की श्रेणी से हट जाएगी। या फिर टैक्स से बचने के लिए अपनी अकार्यशील भूमि को सेल आउट कर देंगे, बेच देंगे। देखा गया है, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई चीज़ ज़्यादा है तो आप अगर उसको कोई टैक्स नहीं देना है तो आप क्या करेंगे, उसको पड़े रहने देंगे। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि अगर आप इसको यूज़ में नहीं करेंगे, यूज़ नहीं लेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो या तो आप उसको यूज़ में लेना शुरू कर देंगे या फिर आप क्या करेंगे, उसको सेल आउट कर देंगे। अब इस सेल आउट करने से होगा क्या, इस सेल आउट करने से उस व्यक्ति को ज़मीन लेने में आसानी हो जाएगी जो ज़मीन नहीं ले पा रहे हैं, वो काम करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से ज़मीन नहीं मिल पाने की वजह से अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो इट विल मतलब ये बढ़ाएगा उपयोगिता ज़मीन की। इससे क्या होगा, जब आप एक नियम है कि मांग ज़्यादा और आपूर्ति कम तो दाम बढ़ेंगे, और मांग कम और आपूर्ति ज़्यादा तो दाम घटने लगेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट में ज़मीनों की सेल आउट बढ़ने लग जाएगी तो ज़मीन के दाम कम हो जाएंगे और इससे वो लोग भी ज़मीन खरीद पाएंगे जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर वो खुद ही जिसके पास ज़मीन है वो इसको यूज़ में लेगा तो अकार्यशील भूमि खत्म होना शुरू हो जाएगी। देखिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम लोगों ने इसमें लिया है कि भारत में ज़मीनों का जो बाज़ार मूल्य है, हाँ, वो और सर्किल रेट जो होता है उसके बीच में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। जैसे कि अभी हालिया एक वाक़ये में देखने में आया था कि राम मंदिर जो भूमि जो है उसके आसपास की जो ज़मीन थी उसको काफ़ी ज़्यादा रेट पर ख़रीदा गया, जो सर्किल रेट थी उसमें और जो एक्चुअल जो प्राइस उन्होंने बाय किया उसमें काफ़ी अंतर था। तो वही उसी चीज़ को हमने यहाँ पर एक नोटिस किया गया। हालांकि ये कानून इस चीज़ से पहले ही लिखा जा चुका है, तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उस चीज़ को देखा इस कानून को लिखा है। ये चीज़ें काफ़ी समय से चल रही हैं। तो एंड दीज आर प्रैक्टिकल। जो लोग जो बोलते हैं दीज आर नॉट प्रैक्टिकल, तो अभी उनको बताएंगे कि भाई ये चीज़ें प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये सदियों के लिए तैयार की गई हैं। मतलब वो एक अलग विषय है, मैं बाद में बात करूँगा उसके बीच में कि तो क्या होता है कि सर्किल रेट में और बाज़ार मूल्य में काफ़ी अंतर होता है।
जिसके कारण क्रय विक्रय में बड़े पैमाने पर एक क्या होता है, ब्लैक मनी इनपुट किया जाता है। जिसके पास में ब्लैक मनी होगा वो सर्किल रेट से ज़्यादा प्राइस देकर भी उस ज़मीन को खरीद लेगा, राइट। अब वो ज़मीन को सर्किल रेट से ज़्यादा प्राइस देकर अगर खरीदेगा तो वो रजिस्ट्री या जो भी उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा दैट विल बी ऑन द सर्किल रेट, बट जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, दैट विल बी इनपुटेड इन द ब्लैक मनी, राइट। तो अगर ये कानून आ जाता है तो सर्किल रेट और जो मार्केट रेट है उसके जो बीच का जो अंतर है अब इक्वल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अंतर है वो काफ़ी कम रह जाएगा, काफ़ी छोटा हो जाएगा। माने जो ज़मीन की वास्तविक कीमत है उसके आसपास ही आपको प्राइस पे करना होगा, जो सर्किल रेट है उसके आसपास ही उसका प्राइस आपको पे करना होगा, ठीक है। इसके लिए धारा 9 करके एक इसमें क्लॉ है, आप उसको देख सकते हैं आराम से, क्योंकि एक बड़ा विस्तृत ड्राफ्ट है, आप इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। अब अगला पॉइंट में आता हूँ, रिक्त भूमि कर की चोरी या कर अधिकारियों और करदाताओं के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद अगर हो जाए या मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी सुनवाई करने के लिए हमने जो जूरी कानून प्रस्तावित किया हुआ है उसके अंतर्गत इसकी सुनवाई होगी, और इसकी जो सुनवाई है वो जूरी के माध्यम से ही होगी, जज के माध्यम से नहीं होगी। जूरी मंडल का चयन मतदाता सूचियों में से रैंडमली किया जाएगा, जैसे कि मैंने जूरी कानून में पहले बताया था आपको, और प्रत्येक मामले के लिए अलग जूरी होगी। एक बार जो जूरी बन गई वो उसके सदस्यों का नंबर आगे कब आएगा वो पता नहीं है, तो ऐसा होगा। फैसला देने के बाद में जूरी भंग कर दी जाएगी। इससे मुकदमे का फैसला बहुत जल्दी, शायद हफ्ते 2 हफ्ते में ही आ जाएगा। जो पेंडिंग केसेस की जो लिस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये एक जूरी कोर्ट का मामला है, उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। कर अधिकारी एवं जज कारोबारियों पर सीधे मुकदमे दर्ज करके उनको लटकाए नहीं रख सकते। क्या होता है कई बार, जैसे ये अभी जो प्रेजेंट सिस्टम्स है इसमें कारोबारी डरते हैं, इस कानून के आने के बाद में कारोबारी फील फ्री करेंगे, वो लोग डरेंगे नहीं। यानी कि ये जो अधिकारी वर्ग होता है ये उनको डराने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास में राइट टू रिकॉल है। अगर आप ये गलत काम करते हैं तो हम आपको रिकॉल कर सकते हैं, मतलब होल सिस्टम इज़ अंडर द रिकॉल प्रोसेस। तो आप अधिकारी, नेता वगैरह जो भी सरकारी मशीनरी अगर वो गलत काम करेगी तो हम उनको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर एक व्यवस्था है, तो व्यापारियों में एक डर कम हो जाएगा एंड दे विल फील फ्री टू वर्क। तो इस प्रकार से ये जो मुकदमे लटकने की जो एक बात होती है वो एक काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगला में एक जो बहुत ही बढ़िया इसका सार है वो आपके सामने है। इस कानून के गजट में आने के 90 दिनों के भीतर भारत की सीमा में स्थित समस्त भू स्वामित्व के विवरण को इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मुझे ये जानना हो कि भारत, जैसे मान लीजिए अभी मैं कोटा शहर का निवासी हूँ, कोटा शहर का जो एरिया है वहाँ पर अमुक ज़मीन या किसके नाम से, वो अभी मुझे पता करना हो तो वो नहीं है। हालांकि अपना खाता वगैरह कुछ करके हैं एंड LMDC कुछ करके एक है साइट, लेकिन वहाँ पर भी मतलब पारदर्शिता नहीं हो पाती है। तो इससे क्या होगा, 90 दिनों के भीतर इस कानून के आने के बाद में जितने भी भू स्वामित्व हैं उन सब को इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा और पारदर्शी रूप से इसको वहाँ पर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारी धारण की गई अपनी समस्त संपत्ति की घोषणा करेंगे, जिसमें ज़मीनें, इमारतें, फ्लैट, आपकी जो प्रेशियस मेटल्स अगर आपके पास में हैं तो वो, शेयर, डिबेंचर्स और ट्रस्ट आदि में अगर आपका कोई है तो वो आपको उसको सार्वजनिक करना पड़ेगा। इसके अलावा न्यायाधीशों, प्रशासनिक अधिकारी को शामिल करते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं उनके भू स्वामित्व के सभी ब्यौरे इस प्रकार सार्वजनिक रूप से रखे जाएंगे कि नागरिक इन्हें पारदर्शी ढंग से देख पाए। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अपनी समस्त संपत्ति की घोषणा सिर्फ सरकारी कर्मचारी को करनी है, नागरिक को नहीं। मतलब आप इसको उल्टा ना समझिएगा, ये सिर्फ जो ये बाउंडेशन उनके लिए हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं या सरकार मशीन से संबंधित हैं, उनको ये करना है। सरकार मतलब जो नागरिक हैं, आम नागरिक, उनको नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आप जो है धारा 8 जो इसमें प्रस्तावित है आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। अंतिम 2 पॉइंट हैं, उनके बाद में मैं इस कानून को विराम दूंगा। इस कानून के लागू होने के बाद प्रत्येक नागरिक को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी जो राइट टू रिकॉल के अंतर्गत भी आएगी। रिक्त भूमि
कर का संग्रह करने वाले राष्ट्रीय रिक्त भूमि कर अधिकारी माने नेशनल एम्प्टी लैंड टैक्स ऑफिसर नेल्टो इस पासबुक के दायरे में होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कोई कानून लाया है तो जो उसका जो अधिकारी है, जो सक्षम अधिकारी हैं, अगर आप उनको फ्री नहीं छोड़ सकते, तो आपको उन अधिकारियों को उस कानून के दायरे में लाना ही होगा। तो नागरिक यदि उनके कार्य से असंतुष्ट हैं या वे पाते हैं कि नेल्टो अपना काम, नेल्टो माने नेशनल एम्प्टी लैंड टैक्स ऑफिसर अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, तो नागरिक उसे निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को यह नौकरी देने के लिए अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। दे आर नॉट रिकॉलिंग हिम डायरेक्टली, दे आर जस्ट मतलब बता रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं कि आप जो है उनको रिकॉल कर दीजिए। ईमानदारी से काम करेगा तो नागरिकों द्वारा स्वीकृति दर्ज करने की प्रक्रिया के लिए हमने इस कानून में धारा 12 और 13 ये रखी हुई है। एक बार लागू होने के बाद में यदि प्रधानमंत्री या संसद इस कानून में कोई परिवर्तन लाने के लिए गजट नोटिफिकेशन निकालते हैं तो नागरिक इस परिवर्तन पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति दर्ज करा सकेंगे। दिस सिस्टम इज़ fully depend on the people of India, the common man of India। सरकार का इसमें अपना कुछ नहीं है, सब कुछ भारत के नागरिक का है। यानी कि अगर मान लीजिए सरकार इस कानून में कोई संशोधन भी करना चाहती है तो दे मस्ट हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द ईच इंडियन, जो कि रजिस्टर्ड मतदाता है भारत का। यदि नागरिकों का बहुमत प्रस्तावित बदलाव से असहमत है तो अमुक कानून नहीं मॉडिफाई होगा। और अगर मान लीजिए कि सरकार द्वारा प्रस्तावित कानूनों को जनता की स्वीकृति मिल जाती है, मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग्स इस विद द अमेंडमेंट, तो ये कानून उसमें जोड़ दिए जाएंगे और इसको अमेंड किया जा सकेगा। नागरिक इस कानून में कोई बदलाव चाहते हैं तो वह अपने स्थानीय कलेक्टर कार्यालय में अपना शपथ पत्र देंगे, और यदि नागरिकों का बहुमत ऐसे शपथ पत्र को स्वीकार कर देता है तो प्रधानमंत्री अमुक का जो कानून है इसमें वो जो अमेंडमेंट वो करना चाहते हैं उसको करने के लिए स्वीकृति दे सकता है। ये जो कानून है ये इन 12 मैंने पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है। कानून बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि आपको बता दिया गया है। इट विल टोटली रिप्लेस द जीएसटी को टोटली रिप्लेस कर देगा और एक नई व्यवस्था लागू करेगा, जिसके अंतर्गत जो टैक्सेशन की नई व्यवस्था है उसको लागू करेगा। आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं इस वीडियो के साथ साथ जो ये ड्राफ्ट है इसका लिंक शेयर करूँगा ताकि आप उसको पढ़कर उसमें अगर कोई सुधार की गुंजाइश हो तो उसके लिए सरकार को अवगत कराएं और कोशिश करें कि जिस प्रकार हम सभी इन कानूनों को लागू करवाने के लिए प्रयासरत हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इन कानूनों को लागू कराने में प्रयास कीजिए। धन्यवाद।